हेलो। हेलो। यार बच्चों, अभी जो टॉपिक हम सेलेक्ट किए हैं, ये जो टॉपिक अभी हम सेलेक्ट किए हैं, ये है मेनली आवर्धन क्षमता। नाम तो सुना ही होगा। इसके जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों से बनते नहीं हैं। खास करके आवर्धन के जो सवाल होते हैं वो बच्चों से नहीं बनते। याद होगा आपको, m बराबर माइनस भी बाई यू, m बराबर भी बाई यू, याद है? नहीं याद है? तो उसी के सवालों को हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक में करेंगे। अभी तक का आरआरबी का लगभग जितना टाइप का सवाल था, उस सारा का सारा हम आपको दिए हैं और उसको एक एक करके पढ़ेंगे। दैट्स नेम ऑफ दिस टॉपिक इज न्यूमेरिकल। ठीक है, आवर्धन का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? उससे पहले एक टॉपिक है हमारा 3D। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पोलरॉइड या ध्रुवन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? ध्रुवन क्या होता है? ध्रुवन जानते हैं क्या होता है? ध्रुवन होता है जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवन। जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवन। तो ध्रुवन कहते हैं जब किसी तरंग को निश्चित दिशा में भेजा जाता है, निश्चित दिशा में भेजा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्त मेरे? ध्रुवन कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछता है 3D फिल्म में जो हम चश्मा यूज करते हैं, 3D फिल्म में चश्मा किस पर आधारित है? अगर कहेगा 3D फिल्म का चश्मा किस पर आधारित है, तो कहेंगे आधारित किस पर है? ध्रुवन पर। कहेगा क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं। एक आंसर आधारित किस पर है? आधारित किस पर है? आप प्रयोग करते हैं विशेष रंग देखने के लिए, विशेष रंग देखने के लिए। 3D मूवी में चूंकि विशेष रंग दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग चश्मा यूज करते हैं। और यह चश्मा आधारित किस पर है? ध्रुवन पर। जल्दी से लिख। ध्रुवन क्या है? जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवन। जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए, कहते हैं ध्रुवन क्या है? जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे ध्रुवन कहते हैं। 3D फिल्म में चश्मा आधारित है ध्रुवन पर। क्यों प्रयोग करते हैं? कहेंगे विशेष रंग को देखने के लिए, विशेष रंग को देखने के लिए, विशेष रंग को क्या करने के लिए? देखने के लिए। ध्रुवन किसी भी तरंग का किसी निश्चित दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन। 3D चश्मा कहेगा यूज क्यों करते हैं? विशेष रंग को देखने के लिए। आधारित किस पर है? ध्रुवन पर। आधारित किस पर है? ध्रुवन। अब देखो,
अब पढ़िए आप इसका पहला प्रश्न। आज जो हम टॉपिक लाइट का लेकर आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लाइट है, हम उसको भी पढ़ाएंगे। पहले आप एक क्वेश्चन इसको देख लीजिए। बताइए, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हम विशेष चश्मा क्यों पहनते हैं? व्हाट इज द आंसर? चश्मा हमारी बाईं और दाईं विभिन्न छवियां देखने की अनुमति देता है। 3D फिल्म विशेष रंग इस्तेमाल करता है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। 3D फिल्म में साधारण फिल्मों से ज्यादा चमक वाली होती है और चश्मे दोनों आंखों में समान छवियां देखने की अनुमति देता है। व्हाट इज द आंसर? क्या होगा आंसर? ए की बी? 3D चश्मा हमें विशेष रंग देखने की क्या देता है? जो रंग हम महसूस नहीं कर पाते हैं वो रंग देखने की क्या देता है? अनुमति देता है। कौन? 3D चश्मा। कहेगा 3D चश्मा किस पर आधारित है? ध्रुवन पर। किस पर आधारित है? ध्रुवन की घटना पर आधारित। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि अगर बिजली चमकती है या बादल गरजते हैं तो दोनों कानों को बंद करना चाहिए कि एक कान को? क्यों? क्योंकि दोनों कानों पर दाब समान लगता है। लिख लो, जब बिजली गरजती है तो अपने दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए ताकि दोनों कानों पर दाब समान लगे। ताकि दोनों कानों पर दाब क्या लगे? समान लगे। ताकि दोनों कानों पर दाब क्या लगे? समान लगे। अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, चला पूरे फिजिक्स का जो सबसे उल्टा पार्ट है वही पढ़ाने वाले हैं। और हम इसलिए 5 मिनट का समय लिए हैं ताकि सारे बच्चे तब तक जुड़ जाएं। सबसे उल्टा टॉपिक जो है वही पढ़ाने वाले हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक इस बार रहा, वो टॉपिक हम बोर्ड पर लाए हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम एकदम धीरे धीरे पढ़ा देते हैं, अब प्यार से समझिएगा। एक बात बताइए, एकदम सिंपल सिंपल बातें हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम इत्मीनान से। टॉपिक का नाम होगा, कॉपी लाए हैं? आना तो लाइटे वाले में लिखिएगा तो उतनों में हो जाएगा, जितना गैप छोड़ा हुआ है उतने में लिखिएगा। रुक जाइए रुक जाइए, एकदम पहले समझ लो फिर लिखना। आवर्धित करना, आवर्धन, क्या चला? आवर्धन। थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ है? दर्पण सूत्र पढ़ा हुआ है? ध्यान से देखना, कौन सूत्र? अच्छा बताओ तो, अगर दर्पण सूत्र आपका पढ़ा हुआ है, दर्पण सूत्र अगर आपका पढ़ा हुआ है, दर्पण सूत्र अगर आपका पढ़ा हुआ है, ध्यान देना, बताइए हमको कौन सा फॉर्मूला सही है? ऑनलाइन वालों बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी? हम दर्पण सूत्र की बात किए हैं, बताइए आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? अगर आपको नहीं पता है तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यहां से 1/f बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा u भी या u प्लस भी, यही ना होता है। यहां से अगर हम निकालते हैं f बराबर u भी या बटा u प्लस भी, यहां से f बराबर अगर r/2 लिखते हैं, हम r/2 लिखते हैं तो ये u भी अब बटा u प्लस
भी है। यहां से अगर हम आर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2u भी आप बट्टा u प्लस भी। यही ना मामला है। ये कौन सूत्र है? दर्पण सूत्र। खाली यहां माइनस लगा देंगे तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ फॉर्मूला। ए रे है ना, देखो ना, अरे चुट्टा, अगर यहाँ u प्लस भी है, यहां माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का? दर्पण सूत्र और लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें, लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी को अगर तोड़ेंगे तो f बराबर सेम आ जाएगा। f बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? u भी आप बटे v माइनस u की u माइनस v। क्या माइनस v? u भी आप बटे u माइनस v। v माइनस u नहीं, u माइनस v। चलो, इतना उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, तब बढ़िया से समझने की चेष्टा कीजिएगा। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज आवर्धन। टॉपिक का नाम क्या है दोस्त मेरे? आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा और कितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। हम मैथमेटिकल टर्म में ही लेकर जा रहे हैं। आवर्धन का मतलब लिखिएगा, आवर्धन कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। हो गया? आवर्धन का मतलब यहां सिर्फ बड़ा प्रतिबिंब से नहीं है, आवर्धन का मतलब कितना बड़ा और कितना छोटा प्रतिबिंब से है। अब देखिए, दर्पण सूत्र आपको ऑलरेडी पता है। दर्पण सूत्र की अगर हम बात करें, दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v। इचला हम आपको सिखाने के लिए टॉपिक दिए हैं, ये टॉपिक से अब आप भागिएगा नहीं। 1/v या प्लस 1/u। वहीं अगर आवर्धन दोनों में होता है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि आवर्धन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम आवर्धन की बात करें तो आवर्धन दर्पण में भी होता है और आवर्धन लेंस में भी होता है। आवर्धन की अगर हम बात करें, आवर्धन जो है वो दर्पण में भी होता है। आवर्धन की अगर हम बात करें, आवर्धन दोनों जगह होता है। कहां कहां? दर्पण में भी और किस में? लेंस में भी। आवर्धन को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसीलिए हम इसको m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसलिए इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? m से। और ये दर्पण में भी होता है, लेंस में भी होता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें, किसकी बात करें? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v आप प्लस 1/u। और लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v या माइनस 1/u। यही डिफरेंस होता है। दर्पण सूत्र में यहां प्लस होता है और यहां माइनस होता है। u भी f के बारे में तो आप जानते होंगे, इतना मेच्योर तो आप होइए गए हैं कि u वस्तु दूरी की प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, अभी प्रतिबिंब दूरी, f फोकस, u क्या है? वस्तु दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, f क्या है? फोकस। क्लियर? u क्या है? वस्तु दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब, f क्या है? फोकस। क्लियर? आप देखो, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्लियर? अरे बोलिए,
अब मामला ये है कि अगर आपको पता होगा 10/2 इज ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1? 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, और 10/10 इक्वल टू 1। बोलो हाँ। 10/2 यानी अगर ऊपर वाला बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा है तो 1 से छोटा होगा, और दोनों बराबर है तो 1 के बराबर। क्लियर? अब आ जाइए इधर। अवतल दर्पण, कौन दर्पण, और उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आप कहिएगा सभी प्रकार नहीं समझे, हम समझाते हैं। छोटा, बड़ा, बराबर, वास्तविक, काल्पनिक, सब, सीधा, उल्टा, सब। ठीक है। वहीं अगर आप देखिएगा उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। ध्यान से समझिएगा। चला, हम चूंकि एक टॉपिक लिए हैं तो उसी को बढ़िया से पढ़ा देंगे। अगर हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, 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 सब प्रकार यानी वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, बराबर, सब बनता है। वहीं अगर उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की बात करोगे, काल्पनिक, सीधा और छोटा बन, काल्पनिक, सीधा और छोटा। क्लियर है? बोलो हाँ। काल्पनिक, सीधा और क्या बनता है? छोटा बनता है। इसको लिख लो पहले। खुद तरीके कहां गया? गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देते हैं। दर्पण सूत्र पता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र क्या होता है दोस्त मेरे? 1/f इज इक्वल टू 1/v या माइनस 1/u। और क्या बताए थे? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सभी प्रकार मतलब बड़ा, छोटा, बराबर, सीधा, उल्टा, सब। उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक, सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। जल्दी लिख, एकदम आराम से टॉपिक पढ़ाएंगे। चला, हमारा मकसद हो करना नहीं है। मकसद यह है कि 10 दिन में आपको हम कम से कम 100 गो टॉपिक सिखा दें। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस में सभी प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। हो गया? लिख लिए? अरे लिखे? बढ़े हम। अब देखो, हम थोड़ा सा चलते हैं चिन्ह परिपाटी की ओर। अभी तक हम नहीं गए हैं आपके आवर्धन की ओर। चिन्ह परिपाटी में पहले चलते हैं हम किस में? दर्पण में। दर्पण में पहले किस में चलते हैं? किस में चलते हैं दोस्त मेरे? अवतल दर्पण। देखो ये हमेशा ध्यान रखना। चलो हम एक एक करके ले लेते हैं। फोकस दूरी की बात करते हैं।
तो फोकस दूरी हम बोलते हैं कि भैया अवतल दर्पण हो कि अवतल लेंस हो। अवतल लेंस हो, ये दोनों का फोकस जो होता है वो निगेटिव होता है। रुक जा, हम ये भी सिखाते हैं बच्चों को कि अ लगा हुआ है अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है। अ लगा हुआ है मतलब निगेटिव साइन होगा। अ का अर्थ ही होता है निगेटिव। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फोकस क्या हो जाएगा? निगेटिव। उत्तल, थोड़ा सा हम तरीका इसका बदल देते हैं। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? अवतल दर्पण अवतल लेंस में फोकस क्या होगा? निगेटिव। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे पहचानना है? अ लगा हुआ रहेगा निगेटिव के पॉजिटिव, निगेटिव के पॉजिटिव। अ लगा हुआ रहेगा निगेटिव, अ लगा हुआ रहेगा निगेटिव, चाहे वो दर्पण हो या लेंस। चलो फिर यू की बात करते हैं। सबके लिए यू दोस्त मेरे, सबके लिए, सबके लिए इसका मतलब दर्पण और लेंस सबके लिए हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस। अब बताओ, यू और एफ से तुम मुक्त हो गए? अरे बोलो। एफ तो जकरा में अ लगल रहेगा वो कर क्या होगा? निगेटिव के पॉजिटिव। यू सबके लिए, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, क्या होगा? पॉजिटिव। सामने बैठ के उल्टा बोलता है रे बाप, जो क्लास में ध्यान ही नहीं है। कितना दिन बाद आया है क्लास? करेगा नौटंकी तुम? सामने बैठ के भी उल्टा बोलता है। जगह गलत बैठा हुआ है। यूज यही बातें है। चला, अगर मजाक में नहीं लेना, सीरियस बोल रहे हैं। ऐसा जगह नहीं बैठो चला जहां से बुद्धि हरा जाए। देखो ना, अगर निगेटिव पॉजिटिव अभी कुछ बुझाइए नहीं रहा है। ये अपन निगेटिव को पॉजिटिव करने के जुगाड़ में। देखो, सबके लिए यू का मान हमेशा क्या होगा दोस्त मेरे? निगेटिव। और यहां अ लगा हुआ है तो ये निगेटिव फोकस के लिए, यही ना मामला है। अब आ जाओ, इतना पहले लिख लो फिर बतियाते हैं, ना तो फिर मिटा जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। और मेरे क्लास का फायदा आपको तब होगा जब आप पहले सेकंड से जुड़िएगा। नहीं तो हम शुरू में थ्योरी बताते हैं, बाद में क्वेश्चन, तो जब बाद में आइएगा ओकरा कुछ बुझेबे नहीं करेगा, अगर याद दीजिएगा। यही बात ना है रे। अगर आप शुरू में नहीं आते हैं पहले सेकंड से तो आप थ्योरी नहीं पढ़ पाइएगा। इस क्लास का फायदा फिर आपको नहीं होगा। अब जैसे आप थ्योरी पढ़ाए हैं, कल इसका क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अब जेबे नहीं किया तो वो पढ़वे नहीं करेगा, तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा उससे। चिन्ह परिपाटी इससे आसान तरीके से कोई तुमको नहीं पढ़ाएगा, जिस जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप एकदम आराम से समझिएगा, 2-3 बातें याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी समाप्त। लिख लिए? जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं कोशिश कीजिए पहले सेकंड से जुड़ने का, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा इस क्लास का। क्योंकि हम शुरू में थ्योरी बताते हैं और बाद में क्वेश्चन, जैसे आज थ्योरी बताएं कल क्वेश्चन बताएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। हो गया? देखो एक बार और समझाते हैं। अरे छोटा, अभी यूए लिख रहा है, इस सब के बॉडी काम ही नहीं करता है, कभी कभी काम करता है 5 मिनट के लिए। ऐसा जवानी में चला आग लगा दो। कलम चला रहा है कि लगता है एहसान कर रहा है। चिन्ह परिपाटी अभी यही है, तो ये लिखा है खाली। बैठ चुटा। निगेटिव के पॉजिटिव। आर यू सबके लिए क्या होगा? निगेटिव। अब एगो बात बताओ, कल्पना पॉजिटिव होती है कि निगेटिव? कल्पना, काल्पनिकता। काश हम तेजस्वी यादव होते, काश हम नीतीश कुमार होते, काश हम नरेंद्र भाई मोदी होते। और कोई छुट्टा नहीं दे।
काश हम चिराग पासवान होते, लेकिन क्या वास्तव में हम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ दोस्त मेरे, कल्पना हमेशा पॉजिटिव होती है, कल्पना हमेशा। तो देखो बढ़िया समझना, दर्पण के केस में अगर हम प्रतिबिंब दूरी की बात करें, तो अगर काल्पनिक होगा ना, दर्पण प्रतिबिंब, समझना, प्रतिबिंब दर्पण में काल्पनिक होगा ना तो पॉजिटिव भी का मान, अवास्तविक होगा तो भी का मान क्या होगा? निगेटिव। आप कहोगे का है, तो देखो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है इधर ना बनता है हो। आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के जैसा वर्क करता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, और वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। नीचे की ओर कहेगा तो निगेटिव और ऊपर की ओर कहेगा तो पॉजिटिव। इधर का एक्स एक्सिस ऐसे ना होता है, एक्स और वाई इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, तो पॉजिटिव की निगेटिव वो उतना कुछ नहीं याद रखना है। तो कल्पना हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। वास्तविकता हमेशा कैसी होती है? निगेटिव। आप प्रतिबिंब के केस में, प्रतिबिंब के केस में लेंस में अगर हम बात करें, किस में बात करें, तो लेंस में अगर काल्पनिक होगा, अगर काल्पनिक होगा तो क्या होगा? निगेटिव के पॉजिटिव उल्टा होता है। और वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो भी का मान क्या होगा? पॉजिटिव। देखो उल्टा है, एक मिनट होल्ड ऑन। आप तुम कहोगे कैसे उल्टा है, तो देखो लेंस के केस में काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है इधर बनता है, तो इधर बनेगा तो निगेटिव ना होगा। अब तुम उतना छोड़ दो, एकदम दिमाग में जो हम कह रहे हैं एडजस्ट करने, उसको एडजस्ट करो। ई तो क्लियर है ना? निगेटिव। फोकस के केस में अवतल दर्पण हो गया अवतल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? निगेटिव। और उत्तल दर्पण हो गया उत्तल लेंस हो, पॉजिटिव। यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव। आज दर्पण के केस में कल्पना पॉजिटिव होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का मान पॉजिटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान निगेटिव। आप प्रतिबिंब लेंस में अगर हम बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का मान निगेटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान पॉजिटिव। क्लियर है? यानी दर्पण का ठीक क्या होता है? उल्टा। इसको लीक। ऑनलाइन वाले भाइयों, हमारी कक्षा का लाभ आप तभी उठा पाइएगा जब आप पहले सेकंड से जुड़िएगा। सर हम सभी नेवी में पोस्टेड हैं, आज छुट्टी है इसलिए लाइव क्लास कर रहा हूं, आपसे विनती है रिकॉर्डेड दे दे। नेवी में है ये है तो इधर क्या कर रहा है रे? चलवा सब हमारे बेरोजगार है, पढ़ने न दो। बताओ, नेवी में अपना जॉब तब करो, यहाँ लोग को ग्रुप डी नहीं मिल रहा है और तू बाउंसर मारने के फेर में है। हमारी कक्षा का लाभ आप तभी ले पाइएगा जब आप पहले सेकंड से जुड़िएगा, नहीं तो फिर इस कक्षा से मत जुड़िए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बीच में जुड़िएगा तो हमको आप गाली देने के अलावा और कुछ नहीं कीजिएगा। हम इसीलिए एगो ध्रुवन का क्वेश्चन दे दिए थे, तब तक बच्चा जुड़ जाएगा। अरे हुआ, ये सब टॉपिक चला मास्टर से क्वेश्चन करने बनता है, विद्यार्थी बहुत दूर की बात, लेकिन बढ़िया से पढ़ा देते हैं, बढ़िया से समझ लो। और जिन लोगों का क्लास छूट गया है ना, 2 घंटे के लिए हम वीडियो रहने देंगे, 2 घंटा में देख लेना। अभी वीडियो खत्म हो गया 11 बजे, 11 से 1 तक छोड़ देंगे। जिनका छूट गया देख लेना, तब कल आना तक न्यूमेरिकल समझ में आएगा। मात्र 30 से 35 मिनट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? काल्पनिक रहेगा तो भी का मान क्या रहेगा? पॉजिटिव। किसके लिए? और वास्तविक रहेगा भी का मान निगेटिव। प्रति लेंस में क्या होगा? उल्टा। 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 सही है? एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। आजा मोरे, ए आवर्धन दैट इज मैग्निफिकेशन दैट इज m। सही है? अगर हम ये बात करें इसकी दर्पण के लिए,
एक बात बताओ, हाइट ऑफ द इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में फर्क है ना बाबू। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर। तो दोस्त मेरे, अगर ये वाली बात हम करें, वस्तु है ना, और ये मान लो क्या है, प्रतिबिंब है ना रे दोस्त। तो चलो तोरा हम तोहर जानल पहचानल लोकेशन पे लेके चलते हैं। अनंत पर रहेगा वस्तु, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। अब मानेगा नहीं प्रतिबिंब है। आप देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हाइट है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। और इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ द इमेज है। ये हाइट ऑफ द क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ द क्या है, इमेज। ये हाइट ऑफ द क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु। इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। ये हाइट ऑफ द क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, वस्तु। इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। क्लियर। और ये जो दूरी है, इस दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये u है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये v है। यानी वस्तु की दूरी और वस्तु की ऊंचाई अलग अलग है। बोलो हाँ। प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी अलग। ये जो ऊंचाई नीचे की तरफ है ना, उसको हम लोग निगेटिव साइन से दर्शाएंगे। अगर मान लो कहीं पर प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया -5 सेंटीमीटर, किसी में भी, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा नीचे की ओर बन रहा है कि ऊपर की ओर बन रहा है, किधर बन रहा है। इसका मतलब जब नीचे की ओर बन रहा है, कहां बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। कैसे समझे, क्योंकि वाई एक्सिस में इधर माइनस इधर प्लस होता है। बुझा रहा है कि नहीं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और अब प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, अब वहां पर माइनस और प्लस। नहीं है, बुझा रहा होगा। हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों अलग अलग मामला है। बोलो हाँ। और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव। इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। बोलो हाँ। इधर, 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 इधर। क्लियर है। बोलो। दैट इज द आंसर। जल्दी लिख। हाँ, ये वो लिख रहा है सर, नहीं समझ आ रहा है। अभी तो हम समझाए भी नहीं है, अभी आवर्धन शुरू कहाँ किए। हम सिर्फ अभी बेसिक बता रहे हैं आपको। 10 दिन 10 कक्षा सिर्फ उसके लिए है जिसका पढ़ा हुआ है। जो पहली बार पढ़ रहे हो जीवन में, उसके लिए कक्षा नहीं है। अरे, उसको समझे में नहीं आएगा। हम 2 घंटा के लिए 11 से 1 में वीडियो छोड़ देंगे। अगर इस टॉपिक को पढ़ना है, जरूर एक बार देख लेना।
लिखे? अरे लिखे। अब देखो, अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन की बात करें, किसकी बात करें? एगो दर्पण के लिए होगा, एगो किसके लिए होगा? लेंस। तो दर्पण के लिए जो आवर्धन होगा वो होता है -v/u। बोलो हाँ। और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए भी सेम होता है, m बराबर, लेकिन यहां v/u होता है। और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक मिनट होल्ड डाउन। इसमें कोई माइनस नहीं होता है, इसमें कोई माइनस नहीं होता है, लेकिन यहां पर माइनस होगा तो यह दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला होगा M4 मैग्निफिकेशन, और यहां पर प्लस होगा तो ये किसका होगा? लेंस। राइट इट डाउन। जल्दी लिख। पन्ना खत्म हो गया? पढ़े और पन्ना कम नहीं पढ़ा तो काहे पढ़े करे। हम थोड़ा चला एकदम बेसिक से पढ़ा दिए हैं। और जो लोग जुड़े हैं अभी अभी, एकदम 2 घंटा हम आपको वीडियो दे देंगे। आगे बढ़े। ना 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 ना। हो गया? डेली जुड़िए और डेली एगो टॉपिक पढ़िए। अब देखो, यहां से m बराबर, ये तो समझ गया ना, माइनस रहेगा तो किसके लिए? दर्पण के लिए। अब प्लस रहेगा तो किसके लिए? लेंस के। बहुत बढ़िया बात। अगर m का मान पॉजिटिव हुआ तो कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। और m का मान अगर निगेटिव हुआ, कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। बोलो हाँ। एक बात बताइए आप, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 हो, वस्तु की ऊंचाई 2 हो, एक से बड़ा होगा कि एक से छोटा होगा? यानी अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर बड़ा हो, यानी अगर एक से बड़ा आवर्धन का मान हो, तो प्रतिबिंब बड़ा कि वस्तु बड़ा? कौन बड़ा? और अगर एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब छोटा। वस्तु बड़ा छोटा नहीं होता है। वस्तु को हम यहां से ऐसे लेंस की ओर ले जाएंगे, दर्पण की ओर, तो बड़ा छोटा होगा। अगर ये एक से बड़ा तब है जब हाइट ऑफ द इमेज बड़ा है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी है। ये एक से छोटा तब होगा जब प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी होगी। और ये एक के बराबर तब होगा जब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में क्या होगा? बराबर। क्लियर? अब देखो, हम ये कह सकते हैं m का मान 1 से कम कब होगा? जब प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा? 1 के बराबर कब होगा? जब प्रतिबिंब क्या होगा? बराबर होगा। और एक से बड़ा कब होगा? जब प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। कोई डाउट है क्या इसमें? लिख लो। आवर्धन क्षमता लाइट में हम लोग लिए हैं। लिख लिए?
तुम्हें चाहते हैं ऐसे। अरे लिखा, एक से कम होगा तो छोटा कि बड़ा? कौन छोटा? प्रतिबिंब की वस्तु। बहुत बढ़िया बात। अब चला मामला क्या है, अब यहां से तुमको हम न्यूमेरिकल के तौर तरीके बताएंगे कि न्यूमेरिकल बनता कैसे है। अभी तक जो हम तुमको दोस्त मेरे थ्योरी पढ़ाए हैं, जो बच्चे नए हैं वो भी देख लीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। किसके लिए? ये दर्पण सूत्र है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये किसके लिए? लेंस के। ये पढ़ाए हैं हम आज, यही पढ़ाए हैं। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया क्या है, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। किसके लिए? दर्पण के लिए। और m बराबर होता है v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके लिए? किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? लेंस। यही ना पढ़ाए हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएं कि अगर m का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है? काल्पनिक है तो कैसा होगा? सीधा। और अगर m का मान निगेटिव है तो कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा। एक से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एक बड़ा, और एक से छोटा होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा। एक के बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर। तीसरा हमने आपको कहा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा कि अलग अलग प्रकार का बनेगा? सभी प्रकार, मतलब बड़ा छोटा बराबर, सीधा उल्टा वास्तविक काल्पनिक सब बनेगा। उसके बाद हमने आपको समझाया कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और कैसा बनेगा? छोटा। यही समझाए हैं। काल्पनिक, सीधा और कैसा बनेगा दोस्त मेरे? छोटा बनेगा। यही बताए हैं वो। अब आप कहिएगा कि दोस्त मेरे कि हम आपको बताए हैं अवतल दर्पण, u का मान ऑलवेज निगेटिव की ऑलवेज निगेटिव की कभी कभी निगेटिव। और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस में, अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फोकस का मान क्या होगा? निगेटिव। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में फोकस का मान क्या होगा? पॉजिटिव ना। हम बोले हैं दर्पण के केस में, यही पढ़ाए हैं आज तुमको हम, काल्पनिक होगा तो v का मान क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव की निगेटिव? वास्तविक होगा तो v का मान क्या होगा? निगेटिव। और लेंस में v अगर उल्टा होता है, यही पढ़ाए ना। m बराबर माइनस v बाई यू हो जाएगा दर्पण के लिए, और v बाई यू हो जाएगा लेंस के लिए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्लियर है? और दोस्त मेरे बार बार कहते हैं अभी हम वीडियो छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा, तभी कल आइएगा पढ़ने। और नहीं पढ़िएगा तो कल नहीं आइएगा पढ़ने, क्योंकि कल तब आपको समझ में नहीं आएगा। तब परसों आइएगा पढ़ने, फिर परसों नया टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि आज जो पढ़ाए हैं इसका क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे। हाँ, बैठ जाइए। देखिए सर कितनी मोहब्बत करते हैं बच्चे आपसे। इसलिए सर भी देखो हमको 8 बजे ही हमरा जगा रहे हैं। हाँ बोले काहिल सर हमरा जगा रहे हैं, हम तो जग गए हैं। बोले आज शनिवार था, हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। करें शुरू। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस कल हो गया था कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कवर कर लिए होंगे। कर लिए थे? चलिए क्षेत्रमिति देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चंस है और कुछ हम एक्स्ट्रा भी इसमें बताएंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए।
ये हमारे पास जो है छायांकित क्षेत्र है। इसमें डायरेक्ट बोला है छायांकित क्षेत्र, कुछ दिया हुआ है नहीं, लेकिन जब फिगर को देखोगे तो सब कुछ दिया हुआ है। ये एक आयत है, कितना सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का। और इसका चौड़ाई कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। चारों कोनों से 3-3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्वार्टर वृत्त निकाल रहा है। तो एक क्वार्टर वृत्त, अगर 4 क्वार्टर वृत्त बनेगा तो ये बताओ 4 क्वार्टर सर्किल, क्या एक सर्किल बन जाएगा क्या? अगर एक सर्किल बन गया तो यहां पर देख लो, सिर्फ और सिर्फ हमें त्रिज्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या देखना है। और एक सर्किल का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए तो इसका मतलब है कि इस चारों सर्किल का क्षेत्रफल यहां से निकल जाएगा, चारों क्वार्टर सर्किल का। तो ये बताओ कि अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है तो सिर्फ हमें ये पता करना है, तो टोटल के क्षेत्रफल में से अगर हम इस सर्किल के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा क्या? देखो यहां तो टोटल क्षेत्रफल ये आयत है, तो 15 को किससे गुना करेंगे? 8 से। तो 15 अट्ठे क्या आ गया आपका? 120 माइनस सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बोलिए। पाई आर स्क्वायर, 3 तिया 9। 15 अट्ठे 120, 120 में से यहां पर देखिए 22 9 दूनी 18, क्या 198/7 आ गया? तो 12 को अगर 7 से गुना करेंगे तो यह आएगा 840, माइनस क्या करेंगे? 198 बटे क्या करोगे? 7। क्या यह हमारे पास 642/7 आएगा क्या? और ऑप्शन देखिए हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो बड़ा ही सिंपल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो टोटल के क्षेत्रफल में से एक सर्किल का ही डायरेक्ट क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक हम अपने मन से देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लिए हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक वर्ग दिया हुआ है, बात पे गौर करना, एक यहां पर वर्ग दिया हुआ है, वर्ग है। इस बिंदु से वर्ग के एक भुजा को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचा गया जो सामने वाले बिंदु पे आके मिलता है। इसी तरह से ऑपोजिट साइड से इस बिंदु से, इस शीर्ष से वर्ग के भुजा को वृत्त की त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचा गया। क्या ये पत्ती की तरह लग रहा क्या? लीफ की तरह लग रहा क्या? क्वेश्चन में बोलेगा बताइए इस लीफ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस लीफ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ध्यान से देखना है, यहीं पर हमारे पास एक वर्ग बना दिया, अब बताओ कितना पत्ती बना? 4 पत्ती। कितना पत्ती? ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है पिछले साल, तो इस पे ध्यान देना है। बोलेगा क्या बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 4 लीफ जो बन रहा है, ये जो 4 पत्ती की तरह बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो दोनों ही हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। बिल्कुल भारी नहीं है, सिर्फ तरीका, प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। ये बताओ अगर हम यहां से विकर्ण खींच दे, अगर यहां से हम एक विकर्ण खींच दे तो जो इस पत्ती का क्षेत्रफल आएगा, बात पे ध्यान देना, जो इस पत्ती का क्षेत्रफल आएगा, अगर हम इसके आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, बात पे गौर करना, और इसी को दुगुना कर दिए तो पूरे लीफ का क्षेत्रफल निकलेगा क्या? हम डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4a² / 7।
लेकिन प्रोसेस को समझना जरूरी है। अब बताइए यहां पर क्या एक क्वार्टर है, पहले हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारे पास है एक क्वार्टर वृत्त है। अभी अभी हम बताए थे कि ये एक क्वार्टर क्या है, वृत्त है। देखो एक चौथाई वृत्त हुआ क्या, एक चौथाई वृत्त हुआ क्या। अगर इसका एक भुजा ए है, अगर इसका एक भुजा ए है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, अगर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो साधारण तरीका बताते हैं। यहां पर हमें पता है कि अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसमें कितने डिग्री का यूज होता है, केंद्र पे 360। तो 360 डिग्री के लिए जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये बताओ कि अगर थीटा डिग्री का यूज करेंगे, हम लोग थीटा डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुना किससे कर दोगे, थीटा से। बोलो कर देंगे गुना। क्या ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया क्या, जो ये काम आएगा आगे भी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा सकता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा, या थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही नहीं बोलते हैं। अब यहां पर देखो कि ये 360 डिग्री है, अगर 90 डिग्री होता तो इसका 1/4, यहां पर 90 अगर रख देंगे थीटा के जगह पे, तो बताओ कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्या ये हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 22/7, आर के जगह पे क्या है ए का स्क्वायर, इसका त्रिज्या तो ए है ना, गुना ये थीटा बटे 360 करोगे तो 60 डिग्री बटे 360 आ गया। क्या ये सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री बटे अगर 360 आ गया तो क्या यह 4 बार में कट जाएगा, क्या बताओ कितना बार में कट गया, 4 बार। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बताओ पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देते हैं। इस क्वार्टर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहां से माइनस कर देते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहां पे जो हो जाएगा हाफ इंटू ए होगा। हाफ इंटू ए का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, और थोड़ा काट दो इसको, देखो 2 दूनी 4, ये हमारे पास क्या आ गया 11। हम बोलेंगे 11 ए स्क्वायर बटे क्या आया है 14, 11 ए स्क्वायर बटे क्या आया है 14। तो 11 ए स्क्वायर बटे 14 है, और यहां पर क्या है 2 है। तो बात पे ध्यान देना, 14 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 14। हम बोलेंगे यहां पर 11 ए स्क्वायर है, और इसमें से हमें जो माइनस करना है वो 7 ए स्क्वायर माइनस करना है। बोलो करना है क्या। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 4 11, क्या ये हमारे पास 4 ए स्क्वायर बटे 14 आ गया क्या। लेकिन ये जो आया है क्षेत्रफल, ये सिर्फ और सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल आया है। बोलो बोलो आया है क्या। अगर हम इसी को दुगुना कर दे, अगर हम इसी को दुगुना कर दे, इसी को हम अगर दुगुना कर दे, अगर हम इसी को दुगुना कर दे, तो बताओ 2 से ये कितना बार में कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 4 ए स्क्वायर बटे 7। बोलो इसमें कोई दिक्कत। अब हमको प्रोसेस पता चल गया। कभी भी लीफ का बोलेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं 4 ए स्क्वायर बटे 7, 4 ए स्क्वायर बटे। और जब हम इसको निकाल लिए हैं तो ये देखो और भी आसान है, लेकिन समझना यहां पर ध्यान से। बोलोगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो हम यहां से इसको मिला देते हैं। देखो इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए, ये हमारे पास पूरा का पूरा ए है, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है ए है। तो जैसे ही हम लोग इसको 20 से ऐसे मिलाए हैं तो इतना दूर हमारे पास क्या आ गया बताओ a/2। इतना दूर हमारे पास क्या आ गया, जल्दी बोलो a/2। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका क्षेत्र, ये जो हमारे पास एक वर्ग दिख रहा है जिसका एक भुजा a/2 है, जिसका एक भुजा a/2 है, अगर हम इसमें से इसके पत्ती का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या यहां पर हम लोग 4 ए स्क्वायर, तो इसके लिए तो इस बार a/2 है ना, तो ए स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4, अब बटे क्या 7 होगा क्या। और ऐसा ऐसा क्या गो पत्ती है 1 2 3 और 4, तो किससे गुना कर देंगे बताओ 4 से। क्या ये 4 से 4 कट गया, 4 को ए से गुना करोगे, क्या ये 4 ए स्क्वायर बटे फिर से 7 ही आ गया क्या। तो दोनों का ही याद रखना है लीफ का, 4 ए स्क्वायर बटे 7 अकेला अगर लीफ है पूरे वर्ग में तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बटे 7, और 4 पत्ती अगर दिया हुआ है और इसके भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यह हमारे पास क्या आएगा 4 ए स्क्वायर बटे 7।
थोड़ा जल्दी लिख लो, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या? चलो ठीक है, ये दो फिगर है जो इंपॉर्टेंट है। और दिखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन प्रोसेस समझ में आया? बिल्कुल स्लो बताए हैं इस प्रोसेस को, सिंपल है। एक क्वार्टर वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को, और फिर उसी को कर देंगे डबल। चले आगे। ये त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल याद रखना, यहां पर त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल याद रखना। ये पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा, या थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। कहां पे? ये 4 कहां से आया? 7। ये 7 कहां से आया? ये 7 यहां से आया। ये 4a स्क्वायर बटे 7 था ना जी। तो हमने क्या कहा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4a स्क्वायर बटे 7। तो ये पत्ती अगर इसमें है, लेकिन इसके लिए तो भुजा a/2 हो गया ना। तो अगर a/2 हो गया तो इसके लिए a के जगह पे, भुजा के जगह पे a/2 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। 4a स्क्वायर बटे 7, इसका तो हम क्षेत्रफल निकाल के दिखा दिए हैं। इसी का क्या कर देना है बताओ? 4 गुना कर देना है बस। चले आगे। चलो देखो यहां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय कम है, कंटेंट ज्यादा है। 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर के आयाम वाले एक आयत को फिर से बनाया गया ताकि आयत के समान परिधि के साथ एक समचतुर्भुज बनाया जा सके, ठीक है। और इसके कोनों में से एक 120 डिग्री हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले बताओ कि इस आयत का सबसे पहले हम परिमाप निकालेंगे। तो बताओ आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? 2 गुना 24 प्लस 28, यही ना होगा जी। तो ये बताओ कि 24 और 28 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ गया 52। 52 का डबल क्या होगा? 104 सेंटीमीटर। तो इस आयत का परिमाप आ गया है 104। लेकिन इस आयत को बना दिया ये समचतुर्भुज। क्या बना दिया इसको? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या होता है पता है? समचतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। चारों भुजाएं समान होती है। दो विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट करते हैं? लंब पे एक तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, ऊपर से बाइसेक्ट भी करते हैं। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। साथ साथ विकर्ण भी क्या हो जाता है बताओ? एक दूसरे को यहां पर ये समद्विभाजित कर देता है। बोलो है क्या? इसका चारों भुजा क्या हो जाएगा? समान। अगर ये 104 सेंटीमीटर है, अगर 104 सेंटीमीटर है तो 4 भाग में अगर बांट दोगे तो जल्दी से बताओ क्या यह 26 सेंटीमीटर का हो जाएगा क्या? अगर 26 सेंटीमीटर का हो जाएगा, फिर से बात पे ध्यान दो, अगर 26 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो हमने लिख दिया 26। एक बात और पता होना चाहिए आपको कि अगर इसका 120 डिग्री है एक कोण, तो ये भी 120 डिग्री होगा, और ये 120 डिग्री होगा तो ये कितने डिग्री हो? 60 डिग्री। अरे कितना डिग्री? दो समानांतर रेखा है, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री।
एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये भी 60 और ये भी क्या आ जाएगा बताओ 60। आमने सामने का कोण भी तो बराबर होता है। फिर देखो एक विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज का, वह इसके क्षेत्रफल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। कैसे बांटता है? ये जो इसका विकर्ण है इसके क्षेत्रफल को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, ये ए दिया है, ये बी दिया है और इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू क्या कर दोगे साइन थीटा, इंटू क्या कर दोगे साइन थीटा। क्या बात कुछ आ रहा समझ में? तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हम लिखेंगे हाफ इंटू ए इंटू बी का मतलब 26 गुना 26 और इसको गुना किससे करेंगे साइन 60 से। किससे गुना करेंगे? साइन 60 डिग्री से। और इसी को क्या करेंगे जल्दी बोलो, अगर हम इसी को दुगुना कर दिए, अगर हम इसी को क्या कर दिए दुगुना कर दिए, तो क्या यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा क्या? तो हमने इसको जैसे ही दुगुना किया तो ये दो से ये दो कट गया, 26 गुना 26 576, या हम इसको काटते हैं, ये आ जाएगा 26 गुना 26 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो 2 से काट दोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ 13। 13 का स्क्वायर 169 का डबल कर दोगे 338 आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ गया 338√3। ऑप्शन नंबर डी। आयत का परिमाप दिया हुआ है, जहां नहीं समझ में आएगा हाथ खड़ा कर देना, हम बता देंगे फिर से। फिर से बता देंगे। एक क्वेश्चन में बहुत सारा पॉइंट था। चले एक बार फिर से समझाते हैं, देखो ध्यान से। 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर के आयाम वाले, आयाम का मतलब हो गया इसका भुजा या बीमा भी बोलते हैं हम लोग, एक आयत को फिर से बनाया गया ताकि आयत के समान परिधि, परिधि बोले या परिमाप बोले बात बराबर ही है, एक समचतुर्भुज बनाया जा सके। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस आयत का परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ोगे तो हमें पता चल गया 104 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। कितना सेंटीमीटर परिमाप है? एक समचतुर्भुज क्या होता है पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। समचतुर्भुज जिस चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा बराबर, सभी भुजाएं बराबर तथा आमने सामने वाली भुजा जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो समानांतर हो, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कोई भी एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो। चारों भुजाएं क्या हो समान हो। तो जब चारों भुजाएं समान होगी तो ये जो 104 सेंटीमीटर इसको 4 बराबर भाग में बांटोगे तो 26 26 26 26 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें से कहा जा रहा है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि इसका एक कोण 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम बोलते हैं 120 लेकर के भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमने कहा कि ये 120 डिग्री है तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 60। फिर हमने इस विकर्ण को इसमें मिला दिया तो किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण, किसी भी वर्ग का विकर्ण, किसी भी आयत का विकर्ण, किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण
बात पे ध्यान दो, एक नहीं बोले, क्या क्या बोले, किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण, किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, किसी भी आयत का विकर्ण, किसी भी वर्ग का विकर्ण इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। दो बराबर भागों में। अब हम बोलेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू दो भुजा गुना होता है उसके बीच का साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये 26 है, ये 26 है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एक काम हम इसमें और भी कर सकते थे, या तो हम इसको ऐसे बना ले कि ये 26 है, 26 है, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस, यहां पर आ जाएगा 26 गुना 26, दो भुजा का गुणनफल और गुना कर दे साइन 60 डिग्री, ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको जैसे ही दुगुना कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया। हम क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बात पे ध्यान देना, क्या ये 60 डिग्री है? अगर ये 60 डिग्री है तो जल्दी से बताओ कि विकर्ण क्या कोण समद्विभाजक रेखा भी होता है क्या? अगर कोण समद्विभाजक रेखा है तो विकर्ण ये भी 60 डिग्री, क्या ये भी 60 डिग्री होगा क्या? क्या यह एक समबाहु त्रिभुज बन गया? तो ये 26 है, ये 26 है, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। और किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बोलो होता है क्या? और ऐसा ऐसा कै गो समबाहु त्रिभुज है? तो किससे गुना कर दोगे, जल्दी बताओ, 2 से। क्या क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा? फिर से वही बात हो गया, देखो 2 दूनी 4 और 2 से काट दोगे तो ये 13 आ जाएगा। 13 को हम 26 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 260, 13 छा के 78, 260 में 78 जोड़ोगे ये आ जाएगा 338 √3। ये तो अपने सोचने पर निर्भर है। बोलो क्या बात क्लियर है? चले आगे, देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन। 4 गाय को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास 22 दिनों के लिए उसे खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो इन गायों को पहुंच से बाहर की घास कितने दिनों तक उन्हें खिलाने में सक्षम होगी यदि कोई इसे काटता है, इसे चरने योग्य भाग के अंदर छोड़ देता है? तो देखो एक वर्गाकार खेत है, अगर एक वर्गाकार खेत है तो चारों कोनों पर, चारों शीर्ष पर 4 गाय को बांध दिया। 4 गाय को क्या किया, बांध दिया, और ऐसे बांधा कि ये गाय और ये गाय और ये गाय और ये गाय भी दोनों को एक दूसरे से मिल सके। यानी ऐसा रस्सी बनाया कि ये गाय कहां तक चढ़ेगा, रस्सी ऐसा है कि ये गाय जो चढ़ेगा वो ऐसे चढ़ेगा और ये गाय चढ़ेगा ऐसे, फिर ये गाय चढ़ेगा ऐसे और ये गाय चढ़ेगा ऐसे। बात समझ में आया क्या? 28 मीटर का एक यहां पर वर्गाकार खेत है, तो 28 मीटर क्या इसका एक भुजा हो गया क्या? अगर दोनों गाय एक दूसरे को टच कर रहा है तो बताओ इस गाय का जो रस्सी का लेंथ होगा क्या 14 मीटर होगा? तो 14 मीटर अगर होगा तो गाय कैसे घूमेगा, ऐसे ही ना घूमेगा जी। एक रस्सी से 14 मीटर के लेंथ पर ये हमेशा क्या खिंचाता है, एक वृत्त खिंचाता है ना। तो हम यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास 14 मीटर का हो गया, और ऐसा ऐसा कै गो वृत्त हुआ, जल्दी बोलो। 4 गो वृत्त का क्या मतलब, एक वृत्त बन गया, 4 क्वार्टर है ना, तो ये एक वृत्त बन गया। बोलो बना क्या? अब हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि यदि वर्गाकार खेत के अंदर क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास 22 दिनों के लिए है, कितने दिनों के लिए है? अगर इस पे भी गाय चढ़ता, इस पे गाय चढ़ता, इस पे गाय चढ़ता, तो ये सिर्फ ये जो घास है, ये घास गाय के लिए कितना दिन होता? तो हम निकालेंगे, ये हमारे पास 14 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। बोलो निकालेंगे क्या? तो पाई आर स्क्वायर, तो जैसे ही निकालोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 22 गुना 14 गुना 2, 14 दूनी 28 को 22 से गुना करोगे क्या आएगा, 616। 28 को 22 से गुना करोगे क्या आएगा, 616। फिर देखो यहां पर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये हम इसमें फिर देखो 4 डिवाइड करके, अब फिर 4 से गुना नहीं किए। बात समझ में आया क्या?
हम चाहते तो क्या करते, हम बोलते कि ये एक क्वार्टर वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, और ऐसा ऐसा कै को वृत्त है तो हम बोलेंगे 4 से गुना कर दो। उसके बजाय हमने ये कह दिया कि 4 क्वार्टर वृत्त है, तो हम इसको डायरेक्ट एक वृत्त मान के चलते हैं, तो इन सब का क्षेत्रफल एक बार में ही निकल गया है। ये हमारे पास क्या निकला है बताओ, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ कि ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम बोलेंगे पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, उसमें से क्या घटाएंगे, 616। क्या 28 का स्क्वायर 784 है? तो 784 में से 616 को घटा दो, 14 में से 6 को घटाओगे 8 आएगा, 77 में से घटाओगे, क्या ये हमारे पास 168 मीटर स्क्वायर आएगा क्या? अब हम बोलेंगे कि ये जो 616 मीटर स्क्वायर है, ये घास चरने के लिए 22 दिन पर्याप्त है। कितना दिन पर्याप्त है? 22 दिन पर्याप्त है। तो हमें पता लगाना है कि ये जो 168 मीटर स्क्वायर है, यह कितना दिन पर्याप्त होगा। तो हम बोलेंगे 616 बराबर 22 के 1 बराबर 22 बटे 616, 22 बटे क्या लिखोगे, 616, और गुना किससे कर दोगे, 168 से। तो देखो आंसर आएगा। देखो 11 दूनी क्या होता है, 22, या चाहे तो हम इसको डायरेक्ट ही काट सकते हैं, 22 दूनी 44, या 11 से ही काटो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छाके 66। क्या 56 तिया 168 होता है क्या? तो 56 तिया 168 हो गया। 3 को 2 से गुना करेंगे तो बताओ कितना दिन तक गाय 6 दिन और खा सकता है? क्वेश्चन इसी में मिला मिला के बोल सकता है, अगर पूरा गाय पूरा वर्गाकार क्षेत्र को खाए तो बताइए कितना दिन खा सकता है? तो हम बोलेंगे 22 दिन खाने में इसको लगा, 6 दिन खाने में इसको लगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, 28 दिन। फिलहाल हमसे पूछ रहा है सिर्फ ये वाला क्षेत्र को खाने में कितना समय लगेगा। हमने कहा कि ई वर्ग का क्षेत्रफल होगा 28 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, उसमें से ये 4 क्वार्टर वृत्त है, 4 क्वार्टर सर्किल है, 1/4 1/4 1/4 मिल करके हो जाएगा पूरा एक सर्किल, जिसका त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ 14। पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर से डायरेक्ट हम सिर्फ एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस चारों का निकल जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास हो गया है 616 मीटर स्क्वायर। उसमें से हम जैसे ही घटाते हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकलता 168 मीटर स्क्वायर। तो 616 मीटर स्क्वायर चरने के लिए 22 दिन का समय लगता है, तो 168 मीटर स्क्वायर चरने के लिए कितने दिन का समय लगेगा? 22 बटे 616 गुना कर देंगे 168 से, उत्तर आ जाएगा। चले आगे, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-2, x-4 और x है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। बताओ कितना लोग बोल सकता है जल्दी से इसका क्षेत्रफल बोल सकता है क्या? आंसर आ गया 24। काहे आ गया 24? क्योंकि ये जो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें से एक भुजा हमारे पास x-2 है, एक भुजा हमारे पास x-4 है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो ये x होगा, बोल होगा क्या? और 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, पता है ना?
x माइनस 4 से 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा x माइनस 2, और x माइनस 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा x आएगा। हम बोलते ये अगर 6 है ये 8 है तो ये हमारे पास क्या होगा 10 होगा। बात पे गौर करो, x माइनस 4 बराबर 6 है तो x का मान देखो तो 6 4 10 आया। x माइनस 2 बराबर 8 है तो x का मान 8 2 10 आया। अगर 6 8 10 ट्रिपलेट है तो इस कंडीशन में हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से हम इसको काट देंगे 4 बार में, उत्तर जो आएगा वह क्या आएगा 24 मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर। यहां पर देखो ध्यान से, अगर मान के चलो कि ट्रिपलेट हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे x माइनस 2 का पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाता है बताओ, कर्ण के स्क्वायर के, कर्ण के स्क्वायर के। फिर यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। ये बताओ जल्दी से, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद है ना, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो होगा क्या 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x, और ये बराबर किसके होगा एक्स स्क्वायर के। क्या एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्या, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर बचा, ये हमारे पास 8 4 12x बचा, और ये हमारे पास 16 4 क्या बचा 20 बचा। तो जल्दी से बताओ x का मान निकालने आता है क्या। देखो एक तरीका हम समझाते हैं, इस पे ध्यान देना। ये हमारे पास बीच में क्या है -12, इसके आगे में क्या है 1 और 20 को आपस में गुना करो क्या आएगा 20। इसको दो पार्ट में तोड़ो जिससे कि जोड़ने पर तो -12 आ जाए लेकिन गुना करने पर 20 आ जाए। क्या ये हमारे पास -10 और -2 हो सकता है क्या। अगर ये माइनस में दोनों टर्म आ गया तो हम यहां पर क्या कर देंगे, जैसे ही माइनस में आ गया तो ये हमारा पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप हो जाएगा साइन को कर देंगे चेंज। जो -10 दिख रहा था अब यह +10 दिखेगा, अब यह +2 दिखेगा। तो x का जो मान आया वह कितना मान आया बोलो, बोलोगे 10 और 2। कॉफिशिएंट से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कॉफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करने पर कोई फायदा नहीं, वो 10 ही रह जाएगा। तो x का एक मान 10 आया, x का मान 1 2 आया। अगर 2 रखते हैं तो 2 - 2 0 और 2 - 4 माइनस में आ जाएगा। तो 2 मान लेके चलेंगे क्या, x का क्या मान लेके चलोगे 10, और जैसे ही 10 लोगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6। ये आ गया है आधार ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात। लेकिन अगर दिमाग में आ गया कि ये हमारा 6 8 10 ट्रिपलेट है तो इसको भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिख लो इसको जल्दी से। आज तो हमको लगा कि 10 ही क्वेश्चन है मात्र, जल्दी ये हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी। क्वेश्चन भारी भारी है, भारी भारी भी लग रहा क्वेश्चन, सही से बताओ। किसी को भारी भी लग रहा है जी, बता रहे तो हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा। हो सकता है कि पहली बार अगर दिख रहा है तो हो सकता है भारी, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई दम है नहीं। और A to Z जो क्वेश्चन उठाया गया है एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारा ये रेलवे NTPC ग्रुप डी जहां जहां से हमें लगा कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ उसी को दिए। चले आगे। अब 10 क्वेश्चन में चूज करना था, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, 10 क्वेश्चन में चूज करना था कि कौन सा क्वेश्चन दे। चले आगे। 5 नंबर का देख लो। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। देखो 3 फलक है, ये बताओ L इंटू बी ये हमारे पास दिया हुआ है, मान के चलो कि ये हमारे पास 66 है, B इंटू एच हमारे पास जो दिया हुआ 108 है, और H इंटू एल जो हमारे पास दिया हुआ यह क्या दिया हुआ 198। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इन सब को गुना कर देते हैं। बोलोगे इससे गुना करने से क्या फायदा हुआ, L का स्क्वायर B का स्क्वायर H का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे L इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, और ये बराबर हो जाएगा 66 गुना 108 गुना 198। बोलो होगा क्या। तो इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेज दोगे तो आयतन तो L इंटू बी इंटू एच ही होता है, तो स्क्वायर रूट उस तरफ भेजोगे। लेकिन तरीका हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जैसे इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, और ऐसा तोड़ेंगे जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिले, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे देखो 66 है, 66 को क्या हम लोग 11 गुना 6 लिख सकते हैं क्या, बोलो 11 गुना क्या लिख सकते हैं 6। फिर देखो ये हमारे पास जो है 108 है, 108 को क्या लिख सकते हैं बताओ
12 न में 108 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या? अब 12 न में 108 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 6 दूनी 12 और 9 में 108। चलो ये हो गया। 198 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो? बोलोगे 11 गुना 18, बोलो लिख सकते हैं क्या? अब देखो, एक बार 11, एक बार 11, दो बार 11 बाहर आएगा क्या होगा? दो बार 6 है बाहर आएगा क्या होगा? 6। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3। आपस में गुना कर दो, उत्तर आ जाएगा। 6 छा के 36 दिया 108, 108 को 11 से गुना कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीन अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो तीनों अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग लिख लिए पहले, और इन सबको जैसे ही गुना करते हैं तो ये आ जाता है एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का स्क्वायर आ गया। और हमें आयतन अगर निकालना है तो हमें चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही तो चाहिए। इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेज दोगे, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चले आगे, 5 क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं क्या? कोई दिक्कत? कहीं जाना है? नहीं ना? बस 5 क्वेश्चन है, ज्यादा अब क्वेश्चन में दम है नहीं। देखो बढ़े आगे। हाँ हाँ, रीजनिंग तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ना? चलो रीजनिंग वाले सर को बुलाते हैं। बुलाओ, एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं क्या? देखो यहाँ, देखो रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। काहे? बड़ा आसान। कुत्ता बिल्ली, बिल्ली भैंस है, उसके मामा का फूफा का बेटा क्या लगेगा तुम्हारा? नहीं लगता है? बताओ, ये बड़ा बढ़िया लगता है पढ़ने में, है रीजनिंग। मैथ तो बड़ा बोरिंग है, नहीं है जी? लेकिन अगर सही ढंग से पढ़ा जाए, ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए, तो हम गारंटी देते हैं। हम 6-6 घंटा पढ़ा है, पता है ना? तो 6-6 घंटा कैसे बीतता था पता भी नहीं चलता था। कौन कौन पढ़ा इसमें 6-6 घंटा वाला मेरा? अरे इतना लोग पढ़ा, बताओ। तब आ जाओ इधर। और उतना गर्मी में, गर्मी भयानक था नहीं था? इसलिए जो है, अगर सही ढंग से पढ़ा जाए, सोच के उसके बारे में देखा जाए। कुछ लोग होता पहले ही उब जाता, अरे नहीं आया समझ में। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स माथा का चीज है, समझे? ठीक है। देखो यहां एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, एक ही क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी सेम है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 है, तो समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले तो ये बताओ, क्षेत्रफल ये जो है हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है, बात पे ध्यान दो। भुजा हमारे पास दिया हुआ 26, 28 और क्या है 30, बोलो है ना? तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल। क्योंकि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और इसका आधार बोला है सेम ही है। इसका आधार है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर का मतलब इसका कहने का है कि इस समांतर चतुर्भुज का एक भुजा 28 है। एक भुजा क्या है? बाकी आप क्षेत्रफल निकाल करके ऊंचाई निकालिए। ये देखो, क्या ये हीरोज फार्मूला पता है सबको? क्या हीरोज फार्मूला क्या होता है जल्दी बोलो? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इतना बात पता है? तो S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब योगफल का आधा। देखो योगफल का आधा डायरेक्ट लिखेंगे 28। योगफल का आधा डायरेक्ट क्या लिखोगे? 28। कुछ समझ में आया कैसे लिख दिए? नहीं लिख पता चला? हम बता, सबको जोड़ दो। 28 तिया 84, 28 तिया 84, 84 का आधा क्या होगा जल्दी बोलो? सब पहले बोल रहा है 28।
अरे सेमी पेरीमीटर है, क्या है ये? सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, जल्दी बोलो। अर्ध परिमाप। तीनों को जोड़ के क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के आधा ना, कि 1/3, आधा किया 1/3 अर्ध परिमाप का होता है। तीनों को जोड़िए, हम तीनों को जोड़ेंगे 28 28 28, 84 हो गया। 84 का आधा 42। बोलोगे सर ये तो 28 28 30 है, आप जोड़ रहे हैं 28। दो इसका उठा के इसको भेज दिए, समझे? दो इसका उठा के इसको भेज दिए तो ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 दिया। 84 का आधा क्या हो गया? 42। देखो यहां पर, यहां क्या लिखोगे? 42। अरे बोलो लिखोगे 42? चलो लिख देते हैं यहां पर हम 42। 42 में से हम 30 को घटा देंगे तो क्या लिखोगे? 12। अब 42 में से 28 को घटा देंगे तो क्या लिखोगे? 14 ना। और 42 में से 26 को घटा देंगे तो क्या लिखोगे? 16। दो 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 बढ़ता चला गया। अब यहां पर ये बताओ कि यहां पर हमारे पास ये 16 है, तो 16 का तो हम आराम से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 4 आएगा। बोला आएगा क्या? अब बात पे ध्यान देना, ये 14 है और ये 14 तिया है, ये 14 तिया है, तो 14 गुना 14 यहां पर क्या लिख दोगे? अब 12 तिया 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बोलो होगा क्या? अब यहां पर जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल गुना करने का जरूरत नहीं है। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है? 28। आधार क्या है? 28। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो 28 गुना h बराबर क्या इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा क्या? तो 14 दूनी 28 और 2 से काट देंगे 2 बार में, तो बताओ हाइट हमारे पास क्या आ गया? 6। सॉरी 6 दूनी 12, हाइट हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। उत्तर क्या आएगा? 12। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार को किससे गुना कर दोगे? ऊंचाई से, ठीक है। हाँ क्या मान लेंगे? तुम लोग भाभी क्या बोलता है इसको बेचारा? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन नाम है। भैया बोलेगा, भाभी आज से नहीं बोलना है, गलत बात है। तुम करता है भाभी की तरह, इसीलिए लोग बोलता है। देख तुम चिड़वे मत करो, भाभी बोले तुम ध्यान मत दो। हाँ आइए सर, आइए आइए, आपका इंतजार जो है ये लोग बड़ा बेसब्री से कर रहा है। देख रहे हैं सर का जलवा है है कि नहीं? पीछे वाला देखो कुछ नहीं सोच रहा है। अरे खड़ा भी हो जाओ यार, खड़ा है। एगो सर शायरी सुना दिए, सैटरडे यार। क्या शायरी सुनिएगा? हेलो हेलो हेलो, साउंड काहे कम है जी? बैठ जाइए सब लोग पहले। क्या बोल रहे हैं? क्या चीज पूछेंगे? बढ़िया शायरी सुनना है, पक्का। चलो तो चार पंक्ति है, बहुत अच्छा है, सुन लो। आप ही लोग पे है, आप ही लोग पढ़े और उसमें मैं भी शामिल हूं। ये डेडिकेटेड है आप सभी बच्चों के लिए और स्टूडेंट के लिए, है ना? तो कह रहा है कभी लगता है शोर हूं मैं, है ना? कभी लगता है शोर हूं मैं और कभी लगता है मौन हूं मैं। कभी लगता है शोर हूं मैं और कभी लगता है मौन हूं मैं। ये समझ नहीं आ रहा है आखिर कौन हूं मैं। कभी लगता है मुस्कुराहट हूं मैं, कभी लगता है मुस्कुराहट हूं मैं और कभी लगता है घबराहट हूं मैं।
खुद को रोज तलाशूं कि आखिर कौन हूं मैं। कभी लगता है मंजिल को पाने की राह, कभी लगता है मंजिल को पाने की राह, और कभी लगता है आसमान को छूने की चाह। हूं मैं जिंदगी के सफर में, हूं मैं जिंदगी के सफर में, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन हूं मैं। चलिए आगे बढ़े। अब ये आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड था, और हम लोग थे कहां ये बताओ? सिटिंग एजमेंट पे, है ना? क्या वो सवाल हुआ था? पक्का पूरा लेखा जोखा रखे हुए है ना? चलो एगो के बाद अगला सवाल क्या कहता है, तो देखो। रेडी? चलो दूसरा नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि MNPR और कितने लोग हैं? TWF और H। ये केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के गिर्द बैठे। कितने आदमी थे? कहां? वृत्ताकार में। किधर? केंद्र की तरफ। बस कुछ नहीं करना है, यहीं पर बन जाएगा। 4 आदमी और 2, 6 और 2 8 आदमी। कोई दिक्कत? पहली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। PM के बाएं तीसरा। बताओ यहां से शुरुआत की जाए कि नहीं? मैंने बोला था कि सिटिंग की शुरुआत हमेशा एक कन्फर्म लाइन से, और कनेक्टिविटी पर ध्यान दो, तुरंत सिटिंग एजमेंट बन जाएगा। जैसे कि PM के बाएं तीसरा, मान लीजिए यहां M है, इसके बाएं तीसरा कौन हो जाएगा? तो PM के बाएं तीसरा और, ये और किसके लिए? जल्दी बोलो। और किसके लिए? P के लिए। अब P जो है T के दाएं दूसरा है, तो बताओ PM के बाएं तीसरा, लेकिन T के दाएं। 3 लोग को तो निपटा दिए एक ही लाइन में, है कि नहीं? बचा कितना? 5। अब देखो N P के दाएं दूसरा है, N किसके? तो P के दाएं दूसरा है, तब तो N यहां हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? N P के दाएं दूसरा है। अब कह रहा R W के दाएं दूसरा है, जो, बोलो जल्दी से, जो किसके लिए? W के लिए। और W M के दाएं दूसरा है, और W कहां है? M के दाएं दूसरा। अब ये बैठेगा, बोलो। कह रहा R W के दाएं दूसरा, R कहां? W के दाएं। अब मात्र 2 लोग बचा हुआ है, और उसके लिए एक लाइन परोसा हुआ है। यहां देखो क्या कह रहा है। F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो F कहां बैठ जाएगा? एक आदमी कौन बच गया? कौन हो गया? सेट। बताओ बहुत हार्ड है, कितना मजा आता है इसको बनाने में, है कि नहीं? तो बताओ जरा सवाल क्या है? सवाल क्या है? N के संदर्भ में R का स्थान, N के संदर्भ में R का स्थान कहां? बाएं को। तीसरा ऑप्शन B। कोई दिक्कत? बोलो, बना है सब? अगले सवाल पे बढ़ू? लिखना है, जल्दी से लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे ऑनलाइन वाले। जो बना लिया है वो मिला लो, जो बना के आया है वो मिला लो, सही है कि नहीं? अभी फिर आप लोग का ये चंद्रा सर करंट अफेयर्स है ना जी? कितना बजे से? 11 ना? 11:15, 11:15 तक हम लेंगे। आगे बढ़े। अगला 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 सवाल ये रहा। इस बार 7 गो आदमी, 7 आदमी ABCDF और जी एक वृत्त में बैठे हैं। उनमें C का कह दिया रे, उनमें से 5 का मुख्य केंद्र की ओर है, इसका मतलब 2 का मुख्य केंद्र के विपरीत दिशा में। मिक्स कर दिया। नहीं, डर नहीं लग रहा है? एकदम नहीं डरना है, एकदम नहीं डरना है। 7 व्यक्ति है, एक वृत्त के चारों ओर वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे, मतलब 6 और 1 हो गया। अब 5 गो का मुख किधर है? और 2 गो का मुख घबराने, वो खुद बताएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है। खाली बस ध्यान ये देना है, जो बैठ रहा है पहले उसको बैठा लो। पहला लाइन क्या कह रहा है बताओ? CD के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर। बोले ना, वो खुद बताएगा, वेट तो करो। यानी कि दोनों का मुख किधर है?
बोलो। सी कहां, डी के बाएं को, तीसरा। मान लो यहां डी है, इसका मुख किधर है, सी डी के कहां है, बाएं को, तीसरा। तो सी यहां हो गया, इसका भी मुख किधर, केंद्र की तरफ। अब कह रहा है ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। बोलो कहां बैठेगा, तो ई ना तो सी के बगल में ना तो डी के बगल में। क्या को जगह खाली है उसके लिए, एक के को जगह खाली है। तो ई पक्का यहां बैठ गया ना। तो बताओ जल्दी से ई का फेस किधर होगा, नहीं पता, बताया नहीं ना, खाली ई का पोजीशन पता चला है, उसका फेस अभी पता नहीं चला है। आगे पढ़ो क्या कह रहे, जो डी व एफ के ठीक बीच बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीच बैठा है और उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में। जो डी और एफ के बीच बैठा है, तो डी और एफ के बीच इधर तो हो नहीं पाएगा, तो डी और एफ के बीच में यही ना होगा, तब क्या और कोई चांस है। तो जो डी और एफ के बीच बैठा है उसका मुख केंद्र से और दुएगो का मुख केंद्र से बाहर है, एगो तो पता चल गया। तो जो डी और एफ के ठीक बीच बैठा है और उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा। अब कह रहा है जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठे और उसका मुख केंद्र की ओर है। और किसके लिए जल्दी बोलो तो, जी के लिए। जी का मुख किधर है, केंद्र की ओर। कहां बैठा हुआ है, ए के दाहिने तीसरा। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। चलो तो अब ये लाइन बैठा बस ना। अब ए कहां होगा बोलो, क्या ए यहां हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि तीसरा इधर भी खाली नहीं है और तीसरा इधर भी खाली नहीं है, गड़बड़ है ए। चलो वहां से हटा दें पक्का। चलो तो ए कहां बैठ सकता है तब, या तो यहां बैठ सकता है या तो यहां बैठ। अगर हम ए को यहां बैठा दें तो क्या हो जाएगा, तो जी बताओ कहां है, जी एक के दाहिने तीसरा, 1 2 और 3। लेकिन आगे क्या कह रहा है, जी का मुख केंद्र की ओर, गड़बड़ ना हो गया। अब बताओ इतने को एज्यूमिंग था, यही लाइन जो सोच लिया वो सीटिंग पार कर जाएगा, जो नहीं सोच पाया वो छोड़ देगा। बोलो हाँ कि ना। तो यानी कि ए इन दो जगहों पे नहीं हो पाया। अब तो पक्का ना पता चल गया, ए यहीं बैठेगा। ए का दाया तीसरा किधर, क्योंकि इसका फेस बाहर है तो दाया इधर। तो जी यहां हो गया, जी का मुख केंद्र की तरफ। बचा कौन, बचा कौन, एगो बी। आगे लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, बी के बगल में, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत। तो बी के बगल में इसका मुख तो केंद्र की ओर, तो इसका मुख केंद्र के विपरीत। हो गया सेट, हो गया सेट। बताओ किससे किससे बना था, जरा हाथ उठाएगा। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करो जल्दी से। चलो जल्दी से छापो। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर, जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है भाई, डी है, ऑप्शन सी। जल्दी हाँ बोलिए ना, क्या बोले, हाँ कहां कहां पढ़ लिए। क्वेश्चन कह रहा है जो मतलब कोई व्यक्ति जो डी व एफ के ठीक बीच बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में। लेकिन वो आदमी कौन है, कहां बताया, कह रहा जो डी और एफ के बीच बैठा है, तो यही बैठा हुआ, इसका मुख केंद्र से विपरीत है। कहां देख लिया, यहां फुल स्टॉप है रे, फुल स्टॉप है वहां, समझ गए ना। तो लाइन यहां से शुरू हुआ है, इसका मतलब कनेक्ट रहता तब ना, समझ गए ना। आगे बढ़े, चलो अगला 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 सवाल, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ले अब कौन सा मेज आ गया, वर्गाकार। तो 8 आदमी वर्गाकार मेज के चारों ओर किधर, केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर बैठा है और जबकि 4 उनके प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। बोलो क्लियर। तो पहले एक वर्गाकार मेज बना लें, सबका मुख किधर है, बोलो बोलो केंद्र की तरफ। 4 आदमी कहां बैठा हुआ है, कोने पर, 4 आदमी भुजा के मध्य में, सबका मुख केंद्र की तरफ है। बोलो फॉर्मेट बन गया कि नहीं, लैंग्वेज पढ़े। चलो पहला लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है ए एफ के दाएं दूसरा बैठा है, एफ मेज के भुजा के मध्य में। बोले नो खुद बताता है सब कुछ, पहले कंफ्यूजन लग रहा होगा कि एफ को कहां बैठाएं, भुजा के मध्य में
कि केंद्र की ओर, वो खुद बता दिया ए एफ के दाएं दूसरा बैठाइए, लेकिन ख्याल रहे एफ भुजा के मध्य में, तो कहीं से भी शुरुआत तो करके करिएगा। हो गया एफ, ए कहां पर, एफ के दाएं, बोलो ए कहां, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर। पहला लाइन क्लियर। जी जो मेज के किसी एक कोने पर नहीं बैठा है, जी जो मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा है, या तो यहां होगा या तो क्या और कोई चांस है, जी जो मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर। क्या जी यहां बैठा पाइएगा, जी जो मेज के कोने पे नहीं बैठा है मतलब भुजा के मध्य में, लेकिन डी के दाएं दूसरा कहां हो पाया, गड़बड़ न है। तो जी का क्या को जगह बच पाया, एक के गो, मतलब जी वहां नहीं होगा, पक्का जी तब कहां हो जाएगा, बोलो। जी जो किसी कोने पर नहीं बैठा है वो कहां बैठना चाहिए, डी के दाएं दूसरा। अब क्लियर हो गया कि नहीं, तो ये भी लाइन क्लियर, ये भी लाइन क्लियर। अब आगे कह रहा डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, डी और बी के बीच, डी यहां है, एक दो के बाद बी या तो यहां होगा, एक दो के बाद बी या तो यहां होगा। वेट करो, वेट करो, आगे क्या कह रहा है, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, तो सी जी के बगल में नहीं मतलब सी यहां या यहां नहीं ना बैठ रहा है, छोड़ दो। एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये भी हो पाएगा क्या, बोलो अभी फिलहाल नहीं। लेकिन ई जी आपके बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, इसको बैठाओ। ई किसके किसके बगल में, जी के बगल में नहीं बैठेगा, एफ के बगल, पक्का तब तो क्या हो जाएगा, अब हो गया, अब हो गया। अब बताओ अब क्या सब छोड़े थे, डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति, एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी और बी के बीच में दो, तो एक दो के बाद क्या हो जाएगा बी। अब क्या दिया हुआ यहां, एच बी के बाएं दूसरा, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया। तो डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एक भुजा से लेकर के, एच बी के बाएं दूसरा। अगर ये बैठ गया तो सही है, और नहीं बैठा तो फिर से क्या करना पड़ेगा, बी को वहां से हटाना पड़ेगा। आगे क्या करे बताओ, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है, हो गया गलत, बोलो हो गया ना गलत, तो इसका मतलब बी को हटा दो वहां से, तो बी तब कहां बैठेगा, तो डी और बी के बीच में कितने लोग, दो, एच बी के बाएं। अब बताओ सी तब यहां हो गया, अब सी जी के बगल में नहीं बैठा, मैच कर गया, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। बताओ सवाल क्या है, सवाल आ गया, लिख लो जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे लिख लो फटाफट, लिखो लिखो, कहां पे, अच्छा यहां पे, वो तो आप लोग उतना समझदार है, वो तो समझदार हैं आप लोग, लैंग्वेज में डी छूटा हुआ है ना, जोर लीजिएगा जरा आप लोग। करंट अफेयर्स यही ना होगा जी, मीटिंग आज खत्म कर देना है, क्या बोलते हो, हो भी जाएगा। चलो सवाल का जवाब दो जल्दी इस पर से, कह रहा निम्न में से कौन वर्ग की भुजा के मध्य में बैठा है, जल्दी बोलो कौन, पक्का। अगला सवाल, कह रहा निम्न में से कौन वर्ग के कोनों पे बैठा हुआ है, पक्का, हो गया। और भी सवाल है क्या, चलो अगला सवाल 6 से 7, कह रहा 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और वाई एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठा हुआ है, जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में। अब कहिएगा सर सवाल तो सेम है, आगे पढ़ो, सवाल सेम नहीं है, वहां सबका मुख केंद्र की तरफ, यहां जो 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, जबकि जो 4 भुजाओं के बीच में बैठे हैं बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, यही ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो अलग है, लेकिन घबराओ मत, उतना ही मेहनत लगेगा बनाने में। 4 आदमी चारों कोनों पर हो गया, 4 आदमी भुजा के मध्य में, जो कोनों पर बैठा है उसका मुख, जो भुजा के मध्य में बैठा है उसका मुख, बस खाली बाएं दाएं का ख्याल रखना है, क्योंकि जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ है उसके लिए बाएं दाएं क्या हो जाएगा, अलग, और जो भुजा के मध्य में बैठा हुआ है उसके लिए बाएं दाएं अलग। अब आराम से बैठाओ, क्या कह रहा, पहला लाइन पढ़ो जल्दी से।
पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, बैठा दें, पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है वी के दाहिने तीसरे स्थान पर। पी जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, मतलब कोना पे बैठेगा, कहां बैठेगा वो, वी के दाएं तीसरा। अब बताइए आप ही, 1 2 3 वी यहां रखें कि 1 2 3 वी यहां रखें? पक्का यहां वी को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से बाएं तीसरा हो जाएगा, मतलब वी यहां बैठेगा। तो पी जो केंद्र की ओर वी के दाएं तीसरे स्थान पर। अब आगे कह रहा है टी जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है वी के एकदम बगल में नहीं है। टी जो केंद्र की ओर मतलब इस 3 में से कहीं, लेकिन वी के बगल में नहीं, तो टी केंद्र की तरफ कहां होगा, एक को तो जगह खाली है। टी जो केंद्र की तरफ किसके बगल में नहीं, वी के बगल में नहीं। क्लियर। अब कह रहा है वी और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, तो वी और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति भी अगर यहां है तो डब्ल्यू या तो यहां होगा, अभी यहां है तो डब्ल्यू यहां होगा, लेकिन क्लियर है अभी नहीं, छोड़ दो उसको। अब आगे कह रहा एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर, क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, बोलो हाँ कि ना। अच्छा क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, कहां बैठ सकता है, यहां या यहां? लेकिन अगर हम क्यू को यहां बैठा दें तो सही है, बोलो तो सही है, गलत है, क्योंकि एस क्यू के दाहिने दूसरा, क्यू के दाहिने दूसरा एस हो पाएगा। अब क्या को जगह बच गया, एक को जगह, तो पक्का क्यू यहां नहीं बैठेगा, कहां बैठ जाएगा, क्यू इसके दाहिने दूसरा एस। आगे क्या करे लास्ट लाइन, आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठना चाहिए, खबरदार आर पी के बगल में नहीं, तो आर कहां हो जाएगा, यहां। अब बताइए वी और डब्ल्यू के बीच में एक लोग इधर हो पाएगा, तो वी और डब्ल्यू के बीच में एक आदमी कौन बच गया, जल्दी बोल, कौन, वाई, हो गया सेट। ये किससे बना था, हाथ उठाएगा, बहुत कम लोग हैं ऑनलाइन वाले, बताओ ये किससे किससे बना था, चलो जल्दी से छाप लो इसको। सवाल क्या कह रहा, पहले सवाल बना लो। वाई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, जल्दी बोलो, वाई के दाएं ना, सॉरी वाई के दाएं तीसरे स्थान पर एस हो जाएगा, ऑप्शन। चलो जल्दी से छाप लो, लिखो 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 लिखो। क्या तो कल पता है ना माइंड टेस्ट है 4 बजे से, 3 बजे जो टेस्ट देगा वो 3 बजे आएगा, मेगा टेस्ट। आगे बढ़े, इस पर एक और सवाल है रे, हाँ एक और सवाल है, उसको भी बनाओ। बताओ तो निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत स्थानों पर बैठे व्यक्ति को दर्शा, कौन, पीएस, पक्का। चलो अगला सवाल 8 से 9, इस बार क्या कह रहे रे, हाँ ले, कितना आदमी, डर नहीं लग रहा है, एकदम नहीं, कह रहा 10 व्यक्ति ए से लेकर के जे 5-5 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह करके बैठा, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तर की तरफ मुख है, बताए थे। जब पैरेलल लाइन में लोग बैठा हो, जगह नहीं है, चलो यहां हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहली पंक्ति के सदस्य कहां मुख किया हुआ है, उत्तर। अच्छा बताओ उत्तर की तरफ किसका मुख होगा, नीचे वाला, उसके लिए ये बाएं हो जाएगा और ये, लेकिन ऊपर के लाइन में जो बैठेगा उसके लिए ये बाएं और ये। अच्छा कहीं भी ऐसा दिया हुआ है कि कौन उत्तर कौन दक्षिण, देख लो तो, नहीं दिया हुआ है ना, तो क्या करिएगा, अपने मन से ले लीजिए। प्रथम पंक्ति में, तो पहली पंक्ति मतलब प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, बी एच के, बोलो बोलो, बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो मतलब एच, डी के ठीक सामने बैठा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम सॉरी एच ना गड़बड़ाइए जाएगा जी मामला ऐसे में, किसके सामने, डी, तो ये 3 लोग बैठ गया ना। अब डी एच बी से कनेक्टेड कोई लाइन ढूंढो तो जरा, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा, अच्छा डी तो ऊपर के लाइन में है, इसके लिए बाएं इधर होगा,
अब आए दूसरा, कौन, सी। तो सी के बारे में क्या सब है, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। अगर ये अंतिम किनारे पर मतलब बाकी दोनों इधर ही ना होगा। तो सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं को दूसरा है। अब कह रहा है ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने। ए कहां, तो डी के तुरंत दाएं और किसके सामने, एफ के सामने। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला क्या कह रहा है, जी ई के ठीक सामने बैठा है जो दूसरे पंक्ति के किनारे पर। बताओ तो जो किसके लिए, ई के लिए, तो ई दूसरे किनारे पर, तब तो ई यहां हो जाएगा। जी ई के ठीक सामने, तो जी ई के ठीक सामने हो गया कि नहीं हो गया। अब जे किनारे पर नहीं बैठा है तो जे कहां हो जाएगा, बोलो बोलो, हो गया। एक आदमी बच गया, कौन बोलो, पक्का। तो यहां पर कौन हो जाएगा, आई, हो गया। लिख लो जल्दी से। 10 आदमी था तो क्या दिक्कत था, बोलो, कोई दिक्कत। तब सिटिंग एजमेंट का हवा मत बनाओ, मेहनत से भागोगे तो सिटिंग एजमेंट सीख नहीं पाओगे। अब इतना देर आप पढ़े, 10 को क्वेश्चन लगभग करने को आ गए आप, क्या लगा कि अगर थोड़ी टाइम दे देते हैं अगर इसको, तो आराम से ये कवर हो जाएगा। आप लोग को क्या लगा, कुछ लोग सोचा था लगता है सर गाना गाने वाले हैं, थोड़ी फुर्सत मेरी जान, यही ना। इसको बनाने में आपको 40 मिनट लगा और 10 लेकिन बना दिए, हो गया। अभी लगने दीजिए समय, शुरुआत के दौर में समय लग रहा है ना, हाँ, तो शुरुआत में टाइम बहुत ज्यादा लिए आप, लेकिन शुरुआत टाइम में टाइम दीजिए, सिटिंग एजमेंट को टाइम दीजिए शुरुआत में। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, वो आपसे 1.5 2 मिनट में आराम से बनेगा, 1 मिनट में भी बनेगा। खाली बस और सिटिंग बना लो। चलो सवाल का जवाब दो इस पर, सब लिख लिए, बोलो। चलो अगला सवाल, जे का मुख कौन सा दिशा में है, जे का मुख दक्षिण है ना। एक और सवाल होगा रे, आई का मुख कौन सी दिशा में है, कोई दिक्कत, हो गया ना। एक और सवाल है ना जी, हाँ, 7 खिलाड़ी कौन कौन, अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा और दामिनी, एक पंक्ति में खड़ी है। कहां, एक पंक्ति में खड़ी है। मान लो ये रही वो पंक्ति, लेकिन क्या बताया कि किसका मुख किधर, नहीं ना। तो क्या करिएगा, उत्तर मान के बनाना है। क्या करना है, तो उत्तर मान के बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं, फंसा रहा है। यहां से शुरुआत नहीं करना है, शुरुआत कहां से करना है, कंफर्म लाइन से, उसको पढ़ के छोड़ दीजिए। आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी है, वेट, पेशेंस, ना तो फंसाएगा। आगे, दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने और बुशरा के तुरंत बाएं, अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने, अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी दामिनी के दाहिने, बस। तो मेन क्या है यहां, दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने। मान लो ये आलिया है, ये कौन, आलिया। दामिनी कहां है, दामिनी कहां है बोलो। तो हम अभी ये लाइन उठा रहे हैं, दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने है और बुशरा के तुरंत बाएं है। यहां क्या हो जाएगी, अब बुशरा के तुरंत बाएं। अब देखो इस तीनों से कनेक्टेड कोई लाइन है क्या, बोलो। आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी, तो आलिया और फातिमा इधर भी हो सकती है, या आलिया और फातिमा इधर भी हो सकती है। अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने है, अमानत आलिया के बीच, चलो। सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी, तो बुशरा अगर यह मान लो सलमा हम दे दिए, बुशरा और सलमा के बीच में कितने खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी। तो ये भी लाइन क्लियर हो गया, सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी, आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी, अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने। अब बताओ ये लाइन बताओ, अमानत तमन्ना के तुरंत दाएं या तो इस तरफ होगा या तो अमन, कहां कोई कनेक्ट हो, अमन, आलिया और क्या दिया हुआ है, आलिया और, हो तो गया तब जी, आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी, अमानत और आलिया के बीच में 1 खिलाड़ी। अच्छा
अमानत और आलिया, तब तो क्लियर हो गया जी। लास्ट टाइम हम पढ़वे नहीं किए, हमको लगा सवाल है। आलिया और अमानत के बीच में एक खिलाड़ी हो गया। अब बताओ, एक लाइन छोड़े थे आप, क्या छोड़े थे? सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हो गया। आलिया और फातिमा के बीच में 2। अब फातिमा इस तरफ भी हो सकती है और फातिमा इस तरफ भी हो सकती है। और क्या कह रहा है? अमानत तमन्ना के तुरंत दाएं, अमानत तमन्ना के तुरंत दाएं, ये लाइन हो गया। अब एक बच के बताओ, आलिया और फातिमा के बीच में हो गया। अब बोलो, सवाल में कोई जान था नहीं, बस एक लाइन लास्ट में पढ़े नहीं, हो गया। 2 2 4 2 6 1 7। सवाल है, दामिनी के दाएं दूसरा कौन है? बोलो तो। दामिनी के दाएं दूसरा फातिमा है। कौन है? फातिमा। कोई दिक्कत? मिला लो सब लोग, ठीक है। और पुनः कल हम लोग पधारेंगे। कल पजल, क्या होना है? पजल। पजल में फिर घमासान होगा इसी तरह से, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और अभी करंट अफेयर्स की क्लास होगी इसी चैनल पे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। ओके, बाय बाय।